Hello, welcome back. This is Mrs. Bharti Kamboj from Guru Nanak Girls College, Yamunanagar, Haryana, and today we are going to discuss semiconductor lasers. Semiconductor lasers are simply PN junction diodes. They are specially fabricated, but they are PN junction diodes, and therefore semiconductor laser is also known as a laser diode. These are such that these emit a coherent light, amplified light when it is forward biased. And the mechanism of light emission is the same as in an LED. The main features of semiconductor lasers are as follows. जो special क्वालिटीज हैं सेमीकंडक्टर लेजर्स की, सबसे पहली ये है कि सेमीकंडक्टर लेजर्स का साइज हम बहुत छोटा बना सकते हैं. फॉर एग्जांपल एक टिपिकल लेजर का हमने यहाँ साइज दे रखा है 0.1 मिलीमीटर इंटू 0.1 मिलीमीटर इंटू 0.1 मिलीमीटर. दीज सेमीकंडक्टर लेजर्स आर वेरी एफिशिएंट, एंड क्योंकि वो साइज में छोटे होते हैं इसलिए पोर्टेबल होते हैं. उन्हें उठाकर हम कहीं भी ले जा सकते हैं, कैसे भी यूज कर सकते हैं. द पावर required for pumping is very small. It requires low power. For example, 15 milliamperes of current at only 2 volts. So that's very small, low power for the pumping. The efficiency of semiconductor lasers is quite high, greater than 20% for converting electric power into laser light. Since these are semiconductors, semiconductors को बड़ी आसानी से प्रोड्यूस किया जा सकता है, इसलिए इनका मास प्रोडक्शन करना, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रोडक्शन करना आसान है. इनको हम मास प्रोड्यूस कर सकते हैं. And these also find a wide range of applications. Semiconductor lasers की काफ़ी applications हैं. For example, optical fiber communications, CD players, CD-ROM drives, optical reading, laser printing and many more. आगे हम पढ़ेंगे इनको हम कहाँ कहाँ. The active medium in semiconductor lasers are not silicon germanium semiconductors. सेमीकंडक्टर लेजर्स के लिए हम जो सेमीकंडक्टर्स यूज करते हैं वो स्पेशली बनाए जाते हैं एलॉयज ऑफ ग्रुप 3 एंड ग्रुप 5 elements in the periodic table. For example, gallium, aluminium, indium, arsenic, phosphorus, nitrogen, etc. For example, gallium arsenide, gallium aluminium arsenide, gallium arsenide phosphide, indium gallium arsenide nitride, gallium phosphide, indium gallium phosphide, indium gallium arsenide, and many other such compounds. Semiconductor lasers, they emit light in the entire spectrum, ultraviolet रेंज में लेकर विजिबल स्पेक्ट्रम से होते हुए इंफ्रारेड रेडिएशंस तक, इन सारी वेवलेंथ्स को एमिट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह के सेमीकंडक्टर लेजर्स आते हैं. यहाँ पे हम देख सकते हैं 3 अलग अलग कलर्स की वेवलेंथ्स एमिट करते हुए 3 अलग अलग सेमीकंडक्टर लेजर्स. थोड़ा सा हम अब रिवाइज करते हैं जो हमने पहले एनर्जी बैंड्स पढ़े हुए हैं सेमीकंडक्टर्स के बारे में. सो लेट अस रिकॉल दैट इन द एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ ए सॉलिड वी हैव एनर्जी बैंड्स इंस्टेड ऑफ एनर्जी लेवल्स. अगर कोई एक इकलौता एटम होता है किसी गैस का मान लिया, तो उसमें हमारे पास एनर्जी लेवल डायग्राम में हॉरिजॉन्टल लाइंस आती हैं.
यही एनर्जी लेवल डायग्राम्स जब हम सॉलिड्स के लिए ड्रॉ करते हैं तो उसमें हमारे पास लाइंस की बजाय बैंड्स आते हैं, which have already been discussed in previous classes. The highest filled energy bands, which contains all the valence electrons, is known as valence band. उसके ऊपर एक और एनर्जी बैंड होता है उससे थोड़े गैप पे, दैट इज नोन एज कंडक्शन बैंड. द कंडक्शन बैंड इज अनऑक्यूपाइड. 0 केल्विन टेम्परेचर पे कंडक्शन बैंड खाली होता है, बट इट कंटेन्स ऑल द एक्साइटेड एनर्जी लेवल्स. अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिल जाए तो वो वैलेंस बैंड से एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में जा सकता है. इन दोनों बैंड्स को जो एनर्जी रेंज सेपरेट करती है, दैट इज नोन एज फॉरबिडन एनर्जी गैप. फॉरबिडन एनर्जी गैप इसलिए बोलते हैं कि इस रेंज में किसी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं हो सकती, क्योंकि इस रेंज में कोई अलाउड एनर्जी लेवल नहीं होता. सो इट इज फॉरबिडन एनर्जी गैप. सेमीकंडक्टर्स में ये जो एनर्जी गैप होता है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में, this is quite small, of the order of 1 electron volt. तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को जो कि वैलेंस बैंड में है इस एनर्जी डेल्टा ई से ज्यादा एनर्जी मिल जाती है तो वो वैलेंस बैंड को छोड़ के जंप करके कंडक्शन बैंड में आ सकता है. जब वैलेंस बैंड से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला गया तो अपने पीछे वो एक खाली एनर्जी लेवल छोड़ आया. तो ये जो खाली एनर्जी लेवल बच गया वैलेंस बैंड में, इसको हम कहते हैं अ होल. सो होल इज एन एम्प्टी एनर्जी लेवल. तो एक कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन आ गया वो फ्री होता है कंडक्शन के लिए. वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी अंडर सुटेबल सर्कमस्टांसेस जब हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे. सिमिलरली जो वैलेंस बैंड में होल बच गया वो भी ऑन द एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इट कंडक्ट्स. सो इलेक्ट्रॉन इन कंडक्शन बैंड एंड होल इन वैलेंस बैंड, दे बोथ कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से वापस लोअर लेवल में जंप कर जाता है, आई मीन टू से अगर वो हायर बैंड से कंडक्शन बैंड से लोअर बैंड वैलेंस बैंड में जंप कर जाता है तो दिस प्रोसेस इज नोन एज रिकॉम्बिनेशन. और जब भी ऐसा होगा, जो ऊपर जंप करने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब हुई थी वही जब इलेक्ट्रॉन नीचे जंप करेगा तो दैट एनर्जी विल बी गिवन आउट. सो एलईडीज में या सेमीकंडक्टर लेजर्स में ये जो एनर्जी एमिट हुई, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन. The energy is emitted in the form of heat in case of silicon and germanium semiconductors, but in semiconductors made up of group 3 and group 5 elements, the electron jumps from higher bands to lower band by emitting a photon, which may lie in the ultraviolet range, which may lie in the visible range, or which may lie in the infrared region. Now let us come to the condition for laser action. The electrons, we already know they are fermions, they obey Fermi-Dirac distribution. Therefore, the probability of an electron to occupy an energy state E is given by Fermi-Dirac distribution Fe equal to 1 upon 1 plus exponential E minus Ef by kT, where Ef is the Fermi energy. ये चीज हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई है पहले. The Fermi energy represents the energy of Fermi level lying at the boundary between fully occupied and completely empty energy levels. Fermi level जो है वो उस energy level को represent करता है जो filled energy level के टॉप पे होता है at 0 Kelvin. So it is a boundary between empty energy levels and filled energy levels. तो सेमीकंडक्टर के केस में ये बैंड गैप के अंदर लाई करता है. सो 0 केल्विन पे वैलेंस बैंड पूरी तरह भरा हुआ है
कंडक्शन बैंड पूरी तरह खाली है, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स थर्मल एनर्जी गेन करते हैं और कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स को आउटसाइड सोर्स से भी एनर्जी मिल सकती है, सो इलेक्ट्रॉन्स में ऑल्सो गेन और एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सम एक्सटर्नल सोर्स एंड दे मे जंप टू द कंडक्शन बैंड. दिस इज नोन एज एब्जॉर्प्शन. तो अब क्या है, अब जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए तो हमारे पास वैलेंस बैंड में अलग फर्मी लेवल आएगा और कंडक्शन बैंड में अलग फर्मी लेवल आएगा. दीज आर नोन एज quasi Fermi levels. Here we can see in the diagram, this is the energy band diagram of a semiconductor in at 0 केल्विन और किसी और टेम्परेचर पे जब इलेक्ट्रॉन्स ने एनर्जी गेन करके एब्जॉर्ब करके कंडक्शन बैंड में कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंप कर गए हैं. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं वैलेंस बैंड में हमारे पास फर्मी लेवल आया Fv, कंडक्शन बैंड में फर्मी लेवल आया Fc. अब हमारे पास क्या है, अपर बैंड है कंडक्शन बैंड जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं. एक लोअर बैंड है वैलेंस बैंड जिसमें वैकेंसीज हैं, बहुत सारी होल्स हैं. तो कंडीशन फॉर पॉपुलेशन इन्वर्जन एग्जिस्ट एंड ऐसे में वी कैन हैव स्पॉन्टेनियस एमिशन. कभी भी किसी भी टाइम अपर बैंड कंडक्शन बैंड से कोई भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जंप कर सकता है by emitting a photon. This is known as spontaneous emission, and if this happens in the presence of an external photon of the same energy, then it will give us stimulated emission. तो अगर ये emission एक external photon की presence में होता है तो हम पाएंगे stimulated emission of recombination radiation. And if we have a proper resonant cavity, then this stimulated emission will result in laser oscillations, that means amplified radiations. The frequency of the emitted photon must satisfy the condition that the energy of the photon must lie between energy of the band gap and the difference between the two quasi-Fermi levels, as we can see in this diagram, where Eg is equal to delta E, that is equal to Ec minus E. Now, according to Fermi-Dirac distribution, the probability of occupation of an energy state in conduction band is given by Fc equal to 1 upon 1 plus exponential Ec minus Fc by kT. This is Fermi-Dirac function. वैलेंस बैंड के लिए हमारे पास सेम फंक्शन आएगा, Fv is equal to 1 upon 1 plus exponential E minus Fv by kT. When a beam of photons of suitable frequency falls on such a semiconductor, then the photons are absorbed. Because नीचे filled states हैं, ऊपर empty states हैं, photons absorbed होंगे. The number of photons absorbed per unit time, per unit volume is given by N absorption, NAB, that is equal to A, BVC, FV, 1 minus FC, U omega. Similarly, the number of photons emitted due to stimulated emission per unit time, per unit volume is given by N emission, B CV, FC, 1 minus FV, U omega into A, where A is a constant, B VC and BCV are Einstein coefficients, and they give us the probability of transition per unit time from one band to the other band. Fv is the probability that a state, an energy state in valence band is fully filled or occupied. 1 minus Fv is the probability that a state in valence band is empty. Similarly, Fc is the probability that a state in conduction band is occupied. 1 minus Fc is the probability
that a state in conduction band is empty, and we know U omega is the radiation density. Now the laser action will take place when stimulated emission is more than absorption. That means N emission must be greater than N absorption. तो N emission और N absorption की हम values put करेंगे. So we have A, BCV, FC minus FV 1 minus FV U omega must be greater than A BVC FV 1 minus FC U omega. So the similar quantities on the two sides, they get cancelled and we are left with FC 1 minus FV must be greater than FV 1 minus FC, where we have taken BCV equal to BBC. जैसे हमारे पास पहले आया था B12 is equal to B21. Now putting the values of FC and FV, 1 minus FC and 1 minus FV from the last equations, we solve the equations. वो हमने यहाँ नहीं शो किया, equations को solve करेंगे and we get FC minus FV must be greater than EC minus EV, that is equal to H cross omega, where we know डायग्राम में हमें साफ दिख रहा है EC minus EV is equal to H cross omega. Now this condition must be satisfied to get stimulated emission. Now we come to working principle. What is the principle of working of a semiconductor laser? As we already said, a semiconductor laser is a PN junction diode and it is a diode which is very heavily doped. जो P type में और N type में impurity atoms होते हैं, their number is large. We know that as soon as a PN junction is formed, the electrons diffuse into P region and holes diffuse into N region till an equilibrium is attained. PN junction की formation हमने पहले पढ़ी हुई. So under this condition, the Fermi level in conduction band of N region and Fermi level of valence band in valence band of P region, they have सेम एनर्जी. यहाँ पे हम एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा रहे हैं पीएन जंक्शन डायोड का. लेफ्ट साइड में पी टाइप, राइट साइड में एन टाइप और दोनों के बीच में जंक्शन रीजन. हम देख रहे हैं पी टाइप में एनर्जी बैंड्स थोड़ा एनर्जी स्केल पे ऊपर उठे हुए हैं, एन टाइप पे थोड़ा नीचे की तरफ हैं, सो दैट जो फर्मी लेवल है वो सिंगल फर्मी लेवल है. पी टाइप में वैलेंस बैंड में है फर्मी लेवल, एन टाइप में कंडक्शन बैंड में है फर्मी लेवल, एंड दे आर एट द सेम लेवल. नाउ व्हेन द जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस्ड, द फर्मी लेवल्स आर सेपरेटेड. जो फर्मी लेवल्स अब तक कोइंसाइड कर रहे थे वो सेपरेट हो जाते हैं जब हम V वोल्ट्स फॉरवर्ड बायस अप्लाई करते हैं, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय एन एनर्जी डेल्टा E इक्वल टू E into V, where E is the charge of an electron and V is the voltage that we have applied. We have shown this in the figure given below. फर्मी लेवल अलग अलग हो गए P टाइप में और N टाइप में. So under this condition, a forward current will flow across the junction. P टाइप में से होल्स जंक्शन को क्रॉस करके एन टाइप की तरफ जाएंगे, एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके पी टाइप की तरफ आएंगे. तो जो पी और एन के बीच का रीजन होता है जिसे हम जंक्शन रीजन बोलते हैं, वहां पे होल्स भी क्रॉस कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स भी क्रॉस कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. सो दीज ओवरलैप इन जंक्शन रीजन. जंक्शन रीजन में होल्स भी ढेर सारे हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी ढेर सारे हैं. So when the forward voltage reaches a threshold value, the carrier concentration rises to a very high value. Carrier concentration यानी concentration of holes and electrons. So at the threshold value of the current, the number of holes are
very large in the valence band, number of electrons are very large in the conduction band, and the condition for population inversion exists. Therefore, we can now expect the stimulated emission. Now, ऐसे में जब कंडक्शन बैंड में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड में बहुत सारी एम्प्टी एनर्जी स्टेट, और ऐसा कहाँ हो रहा है? जंक्शन रीजन में, तो पॉपुलेशन इन्वर्जन की कंडीशन वहां पे एग्जिस्ट करती है। किसी न किसी टाइम कंडक्शन बैंड से कोई इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में जंप करेगा, स्टिमुलेटेड एमिशन होगा, और जैसा कि हमने पहले लेजर्स में डिस्कस किया था, यही स्टिमुलेटेड एमिटेड फोटोन आगे दूसरे एटम्स में, यही स्पॉन्टेनियसली एमिटेड फोटोन्स आगे दूसरे एटम्स में स्टिमुलेटेड एमिशन करवाएगा. सो we can get stimulated emission when critical inversion is achieved between the conduction band and the valence band. और ये critical inversion की conditions कहाँ exist करती हैं? PN junction के junction region में. Let us see how a semiconductor laser is कंस्ट्रक्टेड. बहुत तरह से बनाए जाते हैं सेमीकंडक्टर लेजर्स, जो हम डिस्कस करेंगे, दैट इज नोन एज इंजेक्शन लेजर. एज वी सेड अर्लियर, अ पीएन जंक्शन डायोड विच इज हेवीली डोप्ड, दैट मेक्स अ लेजर. तो इसके लिए हम मटेरियल कौन सा लेते हैं? एक्टिव मीडियम. दीज आर कंपाउंड्स ऑफ एलॉयज ऑफ थर्ड ग्रुप एंड द फिफ्थ ग्रुप. फॉर एग्जाम्पल गैलियम, एल्यूमिनियम, आर्सेनाइड. The depletion region, which is in the junction region, that is where the active region lies, and the diagram that we have shown, in this diagram ऊपर p type है, नीचे की तरफ n type है, n type है pn junction का, और उनके बीच में horizontal plane में pn junction diode यानी active region lie कर रहा है, as we have shown in the diagram. The diode chip is about 300 micrometer long and 100 micrometer wide and thick. इस पीएन जंक्शन डायोड के सबसे ऊपर वाला और नीचे वाला जो फेस है, पी साइड में और एन साइड में, वहां पे हम मेटल कॉन्टेक्ट देते हैं ताकि एक्सटर्नल सर्किट में उनसे कनेक्शन बनाए जा सकें. बाकी 4 फेसेस रह गए. 4 फेसेस में से जिस फेस के अलोंग हमें लेजर बीम बाहर निकालनी है, उन 2 पैरेलल फेसेस को हम अच्छी तरह पॉलिश करते हैं, एकदम पैरेलल बनाते हैं, और जो बाकी 2 फेसेस बच जाते हैं उनको हम रफ बनाते हैं, ताकि उन डायरेक्शन में अगर कोई फोटोन प्रोड्यूस होता है तो इट मे बी एब्सॉर्ब्ड. As I said, the other 2 faces are given a rough finish, thus forming a resonant cavity. So ये जो सारी conditions हमने बताई, 2 faces perfectly polished and parallel, 100% reflecting, 1 partially reflecting, बाकी 4 faces rough finish के, 2 rough finish और 2 में तो हमने वैसे ही metal contacts लगा दिए. These form a resonant cavity. The active region जो कि जंक्शन पे लाई करता है, it is slightly wider than the depletion region of the order of 1 micrometer. The transverse dimensions of the beam is much greater. अब जो बीम निकलेगी, लेजर बीम, नीचे हमने डायग्राम में ब्लू एरो से दिखा रखी है, ये बीम जंक्शन रीजन, एक्टिव रीजन में से निकलेगी, and the dimensions of the beam are slightly more than, or rather much more than the width of the active region. It is of the order of 40 micrometer. तो बीम फैल जाती है due to diffraction effect. The output beam has a relatively large divergence of a few degrees due to small transverse dimension. अब तक हमने पढ़ लिया कि सेमीकंडक्टर लेजर का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है. हमने देख लिया लेजर ऑसिलेशंस के लिए व्हाट इज द कंडीशन, एंड वी हैव सीन हाउ अ सेमीकंडक्टर लेजर इज कंस्ट्रक्टेड. अब हम आते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी, जिसे हम कहते हैं थ्रेशोल्ड इंजेक्शन करंट डेंसिटी. इंजेक्शन मीन्स बिकॉज कैरियर्स, electrons in the n region
holes in the p region. They are charge carriers. They are injected from p side to n side and n side to p side. Therefore it is known as injection current. So we would like to calculate the threshold injection current density. Let us say the active region in a semiconductor laser is the area is A and its thickness is L, so that its volume is A into L. जो PN जंक्शन के बीच में एक्टिव रीजन बना था, पतली सी स्ट्रिप बनी थी, मान लिया उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है A, थिकनेस है L, तो उसका वॉल्यूम हुआ A into L. Now the ideal condition for population inversion is that the number of electrons per unit volume in the conduction band is large, let us say Nc, and number of electrons in the valence band is 0. ऊपर वाला बैंड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है, नीचे वाला बैंड एकदम खाली है. That is the ideal condition for population inversion. शैलो टाउनीज कंडीशंस हम लास्ट यूनिट में कैलकुलेट करके गए थे. द threshold condition according to shallow Towne's condition is given by n2 minus n1 equal to omega square t spontaneous tc n pi square c cube g omega. यहाँ पे हमें हर चीज का मतलब मालूम है. ओमेगा is the frequency of the radiation, t spontaneous is the average lifetime of upper level due to spontaneous emission, Tc is the average lifetime of the resonant cavity, n is the refractive index of the material of semiconductor, pi हमें मालूम है, c is the velocity of light, g omega is the line shape function. और इसमें हम g ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे. लाइन ओमेगा फंक्शन हेयर इज 2 अपॉन पाई into delta omega. So n2 minus n1 is omega square t spontaneous pi delta omega upon 2 tc n pi square c cube. And this is equal to omega square upon 2n pi c cube t spontaneous upon tc delta omega that is equal to nc minus mv. यहाँ पे हमने ऊपर एक पाई था उसको नीचे पाई स्क्वायर से कैंसिल कर दिया है. एंड n2 इज नंबर ऑफ एटम्स इन द हायर लेवल. यहाँ पे हायर लेवल इज द हायर बैंड, दैट इज कंडक्शन बैंड. n1 इज नंबर ऑफ एटम्स इन द लोअर लेवल पर यूनिट वॉल्यूम. यहाँ पे लोअर लेवल या लोअर बैंड है, वैलेंस बैंड. सो n2 minus n1 is the Nc minus Nv. So therefore Nc minus Nv is equal to Nv हम ideally मान के 0 ले रहे हैं. So Nc minus Nv is Nc and that will be equal to omega square upon 2n pi c cube t spontaneous by tc upon delta omega. Now the total number of electrons in the active region is equal to Nc into A into L. Nc is number of electrons per unit volume in the conduction band. तो पूरे वॉल्यूम A into L वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, Nc को वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे. So the total number of electrons is Nc into A into L. और क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है E, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा, मल्टीप्लाइड बाय E. So the charge present inside the active region is Q, that is equal to Nc A L E. Let us say these electrons decay to the valence band. Decay means वो valence band में jump कर जाते हैं in a time equal to tau c. और जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन. सो ईच रिकॉम्बिनेशन रिक्वायर्स अ ट्रांसफर ऑफ ए न्यू इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटर सर्किट इनटू द एक्टिव रीजन टू मेंटेन द पॉपुलेशन ऑफ अपर लेवल. जब जब एक इलेक्ट्रॉन एक होल से रिकम्बाइन करेगा ऊपर से नीचे जंप करके, इसका मतलब पूरे सेमीकंडक्टर में एक फ्री इलेक्ट्रॉन कम हो गया. तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे कंपेंसेट होगा, बाहर जो हमने सर्किट कंप्लीट किया हुआ था बैटरी में से एक इलेक्ट्रॉन आएगा
from the n side and it will enter the जंक्शन रीजन। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा रिकम्बाइन करेंगे उतना ज्यादा करंट ड्रॉ होगा, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स बैटरी से आगे हमारे सेमीकंडक्टर में पीएन जंक्शन में एंटर करेंगे। सो दे विल गिव अस द इंजेक्शन करंट। द थ्रेशोल्ड करंट in the circuit is given by putting these values in the threshold condition. The current is given by Q upon T. Q हमने ऊपर लिखा था NCALE, टाइम इज टॉ सी, जितने टाइम में इलेक्ट्रॉन ऊपर से नीचे जंप किया, एंड देयरफॉर द थ्रेशोल्ड करंट इज गिवन बाय जे, this is current density, threshold current density is given by J equal to current per unit area, that is I upon A, that is NC A L E upon A into tau C. दिस इज इक्वल टू, ए कैंसिल हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, एन सी एल ई अपॉन टॉ सी, दैट इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2n पाई सी क्यूब, टी स्पॉन्टेनियस अपॉन टी सी एल ई अपॉन टॉ सी डेल्टा ओमेगा. So this expression gives us the threshold current density. So we come to an end of this topic and also this unit. Only applications we will be doing in my next lecture. These are the frequently asked questions. Please do them. I hope you understood whatever we discussed in this presentation. Thank you so much. Have a nice day.